दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का अपना सेकंड लेक्चर आज पढ़ेंगे बिना देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास लेखन से शुरुआत करते हैं। इतिहास के अध्ययन में प्राचीन प्रचलित दृष्टिकोण और प्राच्यवादी दृष्टिकोण था, उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। इससे मिलकर समाजवादी दृष्टिकोण को चालना मिली। राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, संशोधनवादी और अध्ययन जो लास्ट अप्रोच था। तो ये सारे अप्रोच अपन पढ़ेंगे इस क्लास में। और उपयोगितावाद में क्या कहा गया, राष्ट्रवाद में क्या कहा गया, मार्क्सवादी विद्वानों ने क्या कहा, संशोधनवादी विद्वानों ने क्या कहा, समाजवादी विद्वानों ने क्या कहा। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन से तात्पर्य है अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, अर्थात अलग अलग समूह के विद्वानों ने पृथक पृथक दृष्टिकोणों से प्राचीन भारत के इतिहास को देखा। यानी उनकी व्याख्या कि उनका उद्देश्य भी पृथक था। फिर उन्होंने अपने अपने ढंग से इतिहास के अध्ययन को योगदान दिया, परंतु उन्होंने से प्रत्येक समूह के इतिहासकारों की अपनी भी सीमा रही है। तो इस सब का सार कहा जाए तो इतिहास लेखन के तात्पर्य से सारे जो भी विद्वानों ने अपना पृथक दृष्टिकोण दिया, उन्होंने अपनी व्याख्या अपने अपने ढंग से बताई और अपना योगदान उनके अलग अलग फैकल्टीज से दिया और अपने योगदान में उनकी भी सीमा रही है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, प्राच्यवादी दृष्टिकोण में एक 3 विद्वान थे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्वान लंदन के थे और जर्मनी के थे और एक मॉस्को के थे। और एक मॉस्को के थे। जैसा पर हम डायग्राम में दर्शाता है कि प्राच्यवादी विद्वान के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। लंदन था, बर्लिन था और मॉस्को था। ब्रिटेन में लंदन था और जर्मनी में बर्लिन था और रशिया का मॉस्को था। प्राच्यवादियों को इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। यद्यपि वे अपने आप को एंटीक्वेरियन भी कहते थे। एंटीक्वेरियन यानी प्राचीनता में रुचि रखने वाले। प्राच्यवादी का तात्पर्य है भारत की अतीत और संस्कृत में अतिरिक्त रुचि लेने वाले। यानी प्राच्यवादी का तात्पर्य है कि जो भी विद्वान थे उन्होंने भारत के संस्कृत में और अतीत में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी और उसके उत्थान के लिए कदम उठाया था। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में उनका योगदान क्या रहा था ये देखेंगे। प्राचीन भारत का आधुनिक अध्ययन 18वीं सदी में आरंभ हुआ तथा इसमें पहला प्राच्यवादियों ने किया। तो इन प्राच्यवादी विद्वानों ने विलियम जेम्स कोलंबुक, विलियम मार्क्सवेलर आदि नाम लिया जा सकता है। इसमें विलियम जेम्स कोलंबुक, विलियम और मार्क्सवेलर इनका नाम सामने आया था। ये विद्वान थे। इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को प्रकाश में लाया तथा उसका अध्ययन एवं अनुवाद किया। इस उद्देश्य से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आगे बम्बई एवं लंदन में भी इस प्रकार की एक सोसाइटी बनी। उन्होंने इन विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों में प्रकाश डाला और उन्होंने अपने अध्ययन में और अनुवाद किया। इनका उद्देश्य था जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में हुई थी, वही बंगाल और लंदन में इस प्रकार की सोसाइटी बनी। और कनिंघम महोदय जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ गॉड कहे जाते हैं, उनकी पहल पर पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन किया गया तथा अतीत के अध्ययन में अभिलेखों और स्मारकों की खोज आरंभ की। इसी प्रकार रॉबर्ट ब्रूसवुड के प्रयास से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। पहला जियोलॉजिकल सर्वे रॉबर्ट हुड्स ने स्थापित किया था। जो देखना मेरे दोस्तों, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तथा आदि मानव की गतिविधियों का भी अध्ययन हो गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ वर्ल्ड, जिन्हें कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वे का गठन किया था और उनके सहयोग में रॉबर्ट जॉसब्रूट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया था। तो प्राच्यवादियों की भी कुछ सीमाएं रही है, तो इनकी सीमाएं देखेंगे।
अनेक प्राच्यवादी ब्रिटिश अधिकारियों में जिनका अपना साम्राज्यवादी हीन था, अर्थात उनका मानना था अगर ब्रिटिश अधिकारियों को भी रीति रिवाज एवं परंपरा का बेहतर ज्ञान होगा तो वे ब्रिटिश क्षेत्र में चिंत रूप से कार्य करेंगे। उन्हें भारतीय समाज और संस्कृति की रुचि की समझ नहीं थी, अतः उन्हें पाश्चात्य दृष्टिकोण इनकी व्याख्या करने लगे थे। पश्चिमी विश्व में भारत के विलय में उनके अनेक प्रकार के फैलाने में इनका योगदान रहा। फिर इन्होंने प्राचीन भारत के अध्ययन एवं अनुवाद में ब्राह्मणों के जिस समूह का सहारा लिया उसमें भी इनके समक्ष एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत की। तो इसकी सीमाओं को थोड़ा शॉर्टकट में जाने तो प्राच्यवादी ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका अपना साम्राज्यहीन अर्थात उनका मानना था अगर ब्रिटिश अधिकारियों के रीति रिवाज और परंपरा का बेहतर ज्ञान होता तो वो ब्रिटिश क्षेत्र में चिंतित थे। इनका कहना है कि उनको अगर रीति रिवाज का ज्ञान होता तो अपने ही यहाँ यानी अपनी ही कंट्री में उनके रीति रिवाजों पे चिंतित रूप से कार्य कर सकते थे, पर उन्हें भारतीय संस्कृति और समाज में बहुत रुचि दिखती थी। वो पाश्चात्य दृष्टिकोण की व्याख्या करने लगे थे। फिर विश्व में भारत के विलय में उनके अनेक प्रकार फैलाने में इनका योगदान रहा था। यानी भारतीय समाज और संस्कृति में उनकी रुचि थी, उनको कुछ भारतीय समाज की समझ नहीं थी, अंतु उन्हें पाश्चात्य दृष्टिकोण की व्याख्या करने लगे थे। वो उनकी पाश्चात्य दृष्टिकोण की व्याख्या के सहारे ही भारत में संस्कृति एवं समाज की समझ पर अपने साहित्य में लिखे जा रहे थे और उन्होंने अपना पूरे विश्व में भारत के विलय में उनके अनेक प्रकार में फैलाने में उनका योगदान रहा। पूरे विश्व में उन्होंने अपनी संस्कृति अपने लोगों की प्राचीन लोगों की संस्कृति को अपने ढंग से फैलाया। उनका अपनी संस्कृति अपने समाज और अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान न रहकर भी उन्होंने सारे विश्व में उनका इतिहास फैलाया जो कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही अपने समाज को देखते थे। फिर उन्होंने प्राचीन भारत के अध्ययन एवं अनुवाद में ब्राह्मणों को जिस समूह का सहारा लिया उसमें भी उनमें एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने जो ब्राह्मणों का सहारा किया उसमें भी अपनी एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत की। अब दूसरा है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का अर्थ होता है चिंतक। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की संतान इनका वो टाइटल था। उद्देश्य था उनका भारत में सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना ताकि भारत ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बन सके। इन उपयोगितावादी विद्वानों का कहना था कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की संतान को पैदा करना और भारत में बड़ा मार्केट तैयार करना जो कि बड़ा आबादी वाला देश वहाँ अपना देश को जो उपयोगितावाद में ला सके। भारत में सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना उनका ये मतलब था। देखो दोस्तों, ब्रिटिशों ने अपने देश में सारी बातें मतलब की, जो अपने देश में रेल लाई, अपने देश में नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ाया, जो भी कुछ किया उन्हें अपने खुद के मतलब के लिए किया और इनका वही अप्रोच था। तो चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी की आरंभिक दशकों में विद्वानों का एक नया समूह सक्रिय हुआ। इसमें उपयोगितावादी समूह कहा जाता था। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में विद्वानों का एक नया समूह आरंभ हुआ जिन्हें उपयोगितावादी कहा जाता था। इस समूह के विद्वान प्राच्यवादी विद्वानों के कट्टर आलोचक थे। ये देखो, ये अपने आप पर ही भिड़ते रहते थे और अपने समाज को गलत सलत कह देते थे। ऐसा मानते थे कि प्राच्यवादी विद्वानों ने अतीत और संस्कृति में व्यर्थ प्रशंसा की। उनका मानना था कि जो प्राच्यवादी विद्वान थे उन्होंने भारतीय संस्कृति के अतीत और व्यर्थ में प्रशंसा की। ये देखो मतलब की बात। आगे देखिए आप कैसे मतलब की बात करते। तो इनके विचार में भारतीय समाज एवं संस्कृति पतनशील एवं परिवर्तनहीन थी। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति पतनशील एवं परिवर्तनहीन थी, यानी भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और पतनशील थी। इन विद्वानों ने ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में भारत में सुधार तथा परिवर्तन पर बल दिया। ये भी कहा जा रहा था कि इन विद्वानों ने जो कि उपयोगितावादी विद्वान थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में भारत में सुधार तथा परिवर्तन पर भी बल दिया। 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण उपयोगितावादी चिंतक जेम्स मिल थे।
ये जेम्स मिल उपयोगितावाद के प्रमुख चिंतक थे, इनका नाम ध्यान में रखना। उनके प्रमुख विचार देखते हैं। इन चिंतकों के विचार में भारत प्राचीन प्राचीन राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका तथा भारतीय लोग हमेशा निरंकुश शासकों की द्वारा शासित होते रहे। उनका मानना था कि राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका, भारत में इनका विकास नहीं हो सका। भारतीय लोग हमेशा निरंकुश शासक यानी जो जो निरंतर शासन चलाते थे उनके ही अंडर में वो शासित रह उनके ही अंडर में रहते थे, यानी शासन चलाने के ही जिम्मे हक उनको नहीं था, उनको चलाना नहीं आता था, इनका ये कहना है। ब्रिटिश शासन ने निरंकुश स्वरूप से औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। उनका ये साध्य था कि ब्रिटिश शासन से निरंकुश शासन, जो निरंतर चलने वाला शासन, वो अपने तरफ और बढ़ाने के फिराक में थे। जेम्स मिल इसकी अवधारणा ने आगे कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित और प्राचीन निरंकुशता की अवधारणा को और औचित्य को सिद्ध किया। उनके बाद उनके ही सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स आए, जो अपनी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से काफ़ी फेमस रहे। सबसे बढ़कर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में सांप्रदायिकरण किया। उन्होंने 1817 में भारत का प्रथम इतिहास लिखा। 1817 में जेम्स मिल बहुत बड़े विद्वान इसमें कहा जाते हैं। और देखना उन्होंने क्या क्या लिखा। तो 1857 में भारत का प्रथम इतिहास उन्होंने लिखा उनका, जिसमें उन्होंने तीन भाग में भारतीय इतिहास को विभाजित किया था, जिसे उन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित कर दिया था। परंतु इस अवधारणा में निम्नलिखित दोष थे। तो अब इनके दोष देखेंगे, जो इन्होंने अपने भारतीय इतिहास को 3 काल में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो हिंदू काल क्यों नहीं हो सकता? तो प्राचीन के लोग अपने को हिंदू नहीं कहते थे। सर्वप्रथम ईरानियों ने और फिर अरबों ने उनके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय लोग अब खुद को हिंदू न कहते थे। वो व्यापार की ओर आने वाले अरबों ने और ईरानियों ने भारतीय समूह को, भारतीय लोगों को जो भारत में रहते थे, यानी पहले भारत में रहते थे, उनको हिंदू कहा। यानी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उन्होंने थोड़ा फारसी में कर डाला था। उनको हिंदू कहने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने सिंधु कर दिया। तो सिंधु से हिंदू कर दिया, जो अपनी संस्कृति का नाम आगे चलकर पड़ा। तो भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है, अर्थात सिंधु प्रदेश के पूर्व क्षेत्र था। हम सिंधु प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में रहते थे। उनको सिंधु कहने में दिक्कत होती थी, इसकी वजह से वो सिंधु को हिंदू कहते थे। और सामान्यतः हिंदू शब्द की पहचान ब्राह्मणवादी व्याख्या के साथ भी की गई थी, परंतु जैसा कि हम देखते हैं प्राचीन काल में ब्राह्मण पंथ के समानांतर बौद्ध, जैन और अन्य पंथ भी प्रचलित थे। और ये कहते हैं कि हिंदू शब्द की पहचान ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से भी की जाती है, परंतु भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी ब्राह्मण पंथ के अलावा थे। तो मुस्लिम काल क्यों नहीं? तो इस काल में मुसलमान अल्पसंख्यक शासक थे, किंतु बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी। वस्तुतः इतिहास के शासक के आधार पर निर्धारित नहीं होता। यानी जो मुस्लिम शासक थे उनके प्रजा के रूप में हिंदू बहुत संख्या में थे। यानी अल्पसंख्यक शासक होकर भी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा उनके अंडर में रहती थी। और उसका उल्टा भी देख सकते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में किसी एक काल में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं रही थी, बल्कि पृथक काल में स्थापित हुई थी। भारतीय काल में मुस्लिम शासक अल्पसंख्यक रहने के कारण वो एक काल में अपना शासक स्थापित नहीं कर सके थे। उन्होंने पृथक काल में अपना शासन स्थापित किया था। फिर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम शासकों के समांतर हिंदू शासक भी शासन करते थे। ये देखो, तो मुस्लिम शासक अल्पसंख्यक थे, उसकी वजह से जो भी शासक बड़े थे उन्होंने अपने हिंदू प्रजा पर शासन किया। परंतु हिंदू शासक भी बहुत रहे जिन्होंने
मुस्लिम प्रजा पर भी शासन किया, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। तो जो ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश के देखेंगे, ब्रिटिश काल क्यों नहीं, तो अगर हम धर्म के आधार पर विभाजन विभाजन था तो फिर ब्रिटिश काल की जगह ईसाई काल क्यों ना होना चाहिए था। तो इस ब्रिटिश काल क्यों कहे, ईसाई काल क्यों नहीं कहे, तो ब्रिटिश का भारतीयकरण क्यों नहीं हो सका। तो ये दूरवर्ती शासक क्यों ये दूरवर्ती शासक बने, तो उनका कहना है कि ईसाई ईसाई काल क्यों नहीं होना चाहिए, ये ब्रिटिश भारतीय क्यों नहीं हो सके। उनका मतलब ही था, उनको सिर्फ व्यापार करना था, उनको हमारी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं था। तो कुछ यूरोपीय लेखक के भी लेख है, जो मार्क्स मोलर, कार्ल मार्क्स और मैक्सवेलर अर्थात ये तो भारत में आए, ये विद्वान तो भारत में आए ही नहीं थे, उन्होंने वहाँ बैठकर ही अपने देश की भविष्यवाणी निकाल दी थी। आर्य समूह, तो चलिए चालू करते हैं। मैक्सवेलर का क्या कहना है, तो अर्थात भारत आर्य समूह की अवधारणा देकर यूरोपीय एवं सर्वत्र भारतीयों के बीच एक बंधुता एवं भाईचारे का संबंध बढ़ा था। ये देखो, वहाँ बैठकर बंधुता और भाईचारों के संबंध दिखा रहे हैं, जो वो भी यूरोपीय लोगों के बीच। यह जर्मन चिंतक था, इसने वैदिक आर्यों का अध्ययन करते हुए इस बात की ओर संगत दिया था कि वैदिक आर्य नस्लीय समूह प्रतिनिधित्व करते थे। वैदिक आर्य नस्लीय समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि यह धारणा आगे गलत प्रभावी हुई और वैदिक आर्यों का एक अपाई निर्धारित किया जाने लगा। उसके बाद कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स की जो देखेंगे, उनकी एक प्रणाली बहुत फेमस है, वो एशियाटिक उत्पादन प्रणाली, एशियाई उत्पादन प्रणाली अथवा निरंकुशता की अवधारणा। ये भी जर्मनी से जुड़ा रहा था। ये भी विद्वान जर्मनी से ही थे। इसके भारत के संदर्भ में एशियाई उत्पादन प्रणाली अथवा प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा इसके निम्नलिखित पक्ष थे। प्राच्य निरंकुशता का अर्थ होता है निरंतर शासक करते रहना, तो कंफ्यूज मत होना। भारत में ऊपर के स्थिर निरंकुशता स्थापित होते, जो एक सशक्त नौकाशाही एवं सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण के उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण रखते थे। निचले स्तर पर स्वावलंबी ग्रामीण समुदाय था, जो कि उत्पादन करता था, फिर सामुदायिक रूप से जीवन यापन करता था, और भूमि पर एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था, बल्कि सामुदायिक स्वामित्व होता था। मार्क्स ओनर कहते हैं कि एक निचला स्तर उनका एक फेमस ये अवधारणा रही है कि जो निचला स्तर है, यानी किसान स्तर है, जो खेती करता था, उन्होंने अब खेती पर करता था, और जो ऊपरी स्तर जो है वो बड़े लोगों का, यानी शासक लोगों का था। जो निचले स्तर के लोग थे, वो उत्पादन को बढ़ावा देते थे, और उन पर ही वो निचले लोगों के उत्पादन के ऊपर बड़े लोग शासक करते थे, ये उनका कहना था। तो मार्क्स सोलर के अनुसार ये व्यवस्था सदियों से कायम थी। उनके विचार से भारतीय समाज को स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि वही कारण के द्वारा ये परिवर्तन लाया जा सकता है। आगे कार्ल मार्क्स के विचार में स्वयं मार्क्सवादी विद्वानों ने चुनौती दे दी। इनका भी कहना यही था कि भारत में परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। फिर उनके ही मार्क्सवादी विद्वानों ने उनको चुनौती दे दी, तो उनकी चुनौती को आगे देखेंगे। तो लास्ट बचे हुए विद्वान है जो मार्क्सवेयर, ये पूंजीवादी यूरोपीय समाज की सच्चाई, ये जर्मन समाजशास्त्री था। तो इनकी पूंजीवादी यूरोपीय समाज की सच्चाई ये बताना चाहते थे, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इसने इस तथ्य को व्याख्या करते हुए का प्रयास किया कि पूंजीवाद क्यों नहीं हो सका, भारत में पूंजीवाद क्यों नहीं हो सका, ये मैक्सवेल का कहना था, जबकि यूरोप में पूंजीवाद का विकास हो चुका था। उसके लिए उसने एक पुस्तक लिखी, जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स, स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म्स। और मैक्सवेलर ने इसके संदर्भ में एक पुस्तक भी लिखी थी, प्रोटेस्टेंट इथिक्स, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें निर्धारित करने का प्रयास यूरोपियन प्रोटेस्टेंट पंथ ने किया, और एक प्रकार की आर्थिक तर्कशीलता भी। परंतु भारत के, चाहे ये ब्राह्मण अथवा बौद्ध अथवा जैन पंथ हो, अपने तर्कशीलता नहीं दिखती, परंतु मैक्स वोलर अवधारणा को लगभग खंड हो चुकी थी। तो इस लेक्चर में
ये तीन विद्वानों ने अपना अपना मत किया जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। मैक्स वेलर का कहना था कि मैक्स वेलर का कहना था कि भारत की अवधारणा यूरोपीय अवधारणा से बंधुता और भाईचारे का संबंध रखती थी। कार्ल मार्क्स का कहना है जो एशियाई उत्पादन प्रणाली थी जो भारत में निचले स्तर के लोग उत्पादन को बढ़ावा देते थे और उनके ऊपर ऊपरी स्तर के लोग राज्य करते थे। यानी निचले स्तर में निचला स्तर जो ग्रामीणों का और किसानों का था। और मैक्स वेयर का कहना है जो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं हो सकी जो कि यूरोप में थी। तो इस लेक्चर को आज यही ख़त्म करते हैं। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और खूब सपोर्ट करिए। आपने इस लेक्चर्स पर फोकस किया ना तो ऐसी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी दोस्तों। आप थोड़ा सा सोचिए और अपनी स्टडी में निरंतर प्रयास करें और मेरे साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।